हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिनेश सैनी एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर है और इसका राइटर है वो है अनीस जंग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर्स को। तो इसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, साहिब एंड मुकेश। साहिब की बात करें तो वह सीमापुरी दिल्ली से एक कचरा इकट्ठा करने वाला है। उसके साधारण से सपने हैं, वह स्वयं से किए गए वादों पर विश्वास करता है। आज मुकेश की करें तो वह फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखने वाला एक लड़का है। वह परंपराओं को तोड़कर मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। तीसरी कैरेक्टर इसमें है लेखिका अनीस जंग। वह एक समाज सेविका हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से सहानुभूति रखती हैं और ईमानदारी से उनकी दयनीय स्थिति का चित्रण करती है। चलते हैं इसकी समरी की ओर। लेखिका हर सुबह साहेब और उसके दोस्तों से मिलती हैं जो उसके पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोना तलाशते हैं। साहेब और उसका परिवार बांग्लादेश के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत समय पहले वे अपना घर छोड़ चुके हैं। तूफान ने उनके खेतों और घरों को तबाह कर दिया, जिसके कारण वे भयंकर गरीबी की स्थिति में पहुंच गए। इसलिए वे इस शहर में सोने की तलाश में आए थे। लेखिका साहेब से पूछती हैं कि वे कचरा क्यों बीनता है और स्कूल क्यों नहीं जाता है। इस पर वह उत्तर देता है कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। लेखिका मजाक में एक स्कूल खोलने का वायदा करती हैं। कुछ दिनों के बाद साहेब पूछता है कि क्या लेखिका ने स्कूल खोल लिया था। लेखिका इस प्रकार का वायदा करके बहुत लज्जित हैं, जिसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी वे जानती हैं कि इन बच्चों से ऐसे वायदे लगभग प्रतिदिन किए जाते हैं। अब साहेब को जानने के कुछ महीनों बाद लेखिका साहेब से उसका पूरा नाम पूछती हैं। लेखिका साहेब के नाम साहेब आलम में छिपे व्यंग पर ध्यान देती हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। उसे लगता है कि साहेब विश्वास नहीं करेगा कि उसके नाम का अर्थ क्या है। अपने नाम के अर्थ से अनजान साहेब अपने गिरोह दल के साथ सड़कों पर नंगे पैर घूमता है। लेखिका जिज्ञासा से पूछती है कि वे चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। अब एक का उत्तर है कि उसकी माँ उन्हें दराज से नीचे नहीं उतारती है। दूसरा कहता है कि उसे जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए लेखिका ने कई बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। एक व्याख्या यह है कि यह एक परंपरा है और पैसों की कमी नहीं। अमीर आश्चर्य करते हैं कि क्या यह गरीबी की एक सतत स्थिति को छिपाने का सिर्फ एक बहाना है। अब लेखिका को उद्योग के एक व्यक्ति की याद आती है। जब वह छोटा था तो एक मंदिर के पास से गुजरता था, जहाँ उसके पिता पुजारी थे और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 वर्षों के बाद लेखिका उसके कस्बे में गई। मंदिर के पीछे नए पुजारी का घर था। अनीस ने पुजारी के छोटे लड़कों को देखा जो हाँफता हुआ पहुंचा था। उसने जूते पहने हुए थे। लेखिका को उस लड़के की याद आई जिसने अपने जूते कभी ना खोने की प्रार्थना की थी। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वहाँ के अधिकांश युवा लड़कों के पास अब पहनने के लिए जूते हैं। लेकिन इसके विपरीत लेखिका के पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले अभी भी नंगे पांव रहते हैं। लेखक का नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से परिचय उसे सीमापुरी तक ले जाता है। सीमापुरी दिल्ली उपनगर का एक स्थान है, फिर भी इससे मीलों दूर है। यह स्थान साहेब के जैसे 10,000 अन्य नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वालों का घर है। वे सभी बांग्लादेश के शरणार्थी हैं जो 1971 में यहाँ वापस आए थे। वे टीन और तिरपाल की छतों के साथ मिट्टी के ढांचे वाले घर में बहुत ख़राब परिस्थितियों में रहते हैं। इस जगह पर ना तो बहते हुए पानी और ना ही जल निकासी की कोई सुविधा है। यहाँ पिछले 30 वर्षों से कुछ उससे भी पहले से बिना पहचान के कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। यद्यपि उनके पास वैध राशन कार्ड है, पहचान ना होना उन्हें परेशान नहीं करता। इस दिन के अंत में वे खाली भूखे पेट नहीं सोते हैं। वे अपने घर पर उन खेतों के बजाय यहाँ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें अनाज नहीं दे सकते। वे जो कभी हरे भरे खेतों और नदियों की खूबसूरत भूमि पर रहते थे, अब उन्हें जहाँ भी भोजन मिलता है वहाँ वे अपने टेंट तंबू लगाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे उनमें जन्म लेते हैं और जीवन के अस्तित्व के संघर्ष में भागीदार बन जाते हैं। और सीमापुर में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा बीनना। कई वर्षों में कूड़ा बीनना एक कला बन गया है। इन कूड़ा बीनने वालों के लिए कचरा सोना है। यह उनका एकमात्र सहारा और आय का साधन है। साहेब लेखिका को बताता है कि कभी कभी उन्हें 1 रुपये 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। अनीस अनुभव करती हैं कि कचरा माता पिता और बच्चों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है।
माता पिता के लिए यह उनकी आजीविका का स्रोत है, उन्हें बच्चों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है। यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है। सर्दियों की एक सुबह लेखिका साहेब को पड़ोस के क्लब के बाड़ लगे हुए दरवाजे के बाहर देखती है। वह टेनिस का खेल देख रहा है। ऐसा लगता है कि साहेब खेल से आकर्षित हो गया है। वह लेखिका को बताता है कि कभी कभी चौकीदार उसे अंदर आने देता है और फिर वह झूले पर झूल सकता है। लेखिका देखती है कि साहेब ने टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। साहेब उसे बताता है कि किसी ने उसे जूते उसे दिए हैं। इस तथ्य को जानकर कि किसी अमीर लड़के ने जूतों को इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसमें एक छेद था, इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती है। जीवन भर नंगे पाँव चलने वाले साहेब के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। एक सुबह लेखिका ने साहेब को दूध की दुकान पर जाते देखा। वह एक स्टील का कनस्तर ले जा रहा है। वह लेखिका को बताता है कि अब वह चाय की दुकान पर काम करता है और उसे 800 रुपये और खाने का भोजन का पैसा मिलता है। लेकिन लेखिका को महसूस होता है कि साहेब खुश नहीं है। उसके चेहरे ने अपनी लापरवाही वाली शक्ल खो दी है। स्टील का कनस्तर प्लास्टिक की थैली से भारी लगता है। बैग उसका था, लेकिन कनस्तर चाय के दुकान के मालिक का है। साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा। अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है मुकेश की। तो यहाँ दूसरी कहानी शुरू होती है फिरोजाबाद में। लेखिका मुकेश से मिलती है, जो स्वयं का मालिक बनने की इच्छा रखता है। वह मोटर मैकेनिक अर्थात कार सही करने वाला बनना चाहता है। अनीस उससे पूछती है कि क्या उसे कारों के बारे में कुछ पता है। मुकेश जवाब देता है कि कार चलाना सीखना चाहता है। लेखिका को लगता है कि उसका सपना फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों के बीच मृग तृष्णा अर्थात चमत्कार जैसा है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ है। फिरोजाबाद भारत में शीशे से बनने वाले सामान के उद्योग का केंद्र है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय में शामिल रहा है। फिरोजाबाद के लोग अपनी बच्चों को चूड़ी बनाने के व्यवसाय में जाने बिना शामिल करते हैं कि बच्चों के लिए उच्च तापमान वाले कांच की भट्टियों में हवा और प्रकाश के बिना अंधेरी और गंदी कोठरियों में काम करना अवैध है। यदि कानून लागू किया जाता है तो लगभग 20,000 बच्चे गर्म तपती हुई भट्टियों से बाहर निकल सकेंगे, जहां वे दिन रात काम करते हैं और अक्सर अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश गर्व से बताता है कि उसके घर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और अपनी इच्छा से लेखिका को घर ले जाना चाहता है। वे कचरे से भरी हुई बदबूदार गलियों में से जाते हैं। पीछे छूट गए घर छोटे और गंदे तरीक़ों से निर्मित हैं और उनमें जर्जर लगभग टूटे हुए दरवाजे हैं और खिड़कियां नहीं हैं, जहां मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम अवस्था में साथ साथ रहते हैं। वे एक आधी बनी हुई झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं, जिसका एक हिस्सा सूखी हुई घास से भरा हुआ है। यहाँ एक कमज़ोर युवती सारे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। हालांकि वह आयु में ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसे एक बहू का सम्मान मिला हुआ है। जब मुकेश के पिता अंदर आते हैं तो वह घूंघट से चेहरा ढक लेती है। मुकेश के पिता ने पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में जीवन भर कड़ी मेहनत की। फिर भी बेचारा गरीब आदमी अपने घर का नवीकरण और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में असमर्थ था। मैं केवल इतना कर सकता था कि उसे चूड़ी बनाने की कला के बारे में जो कुछ पता है वह सिखा देता। मुकेश की दादी ने अपने पति को कांच की चूड़ियों को चमकाने से निकलने वाली धूल से अंधे होते हुए देखा है। वह भाग्य में विश्वास करती है। अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की लपेटों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता और पिता के साथ बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के घेरे में जोड़ते हैं। उनकी आंखें बाहर के उजालों से ज़्यादा अंधेरों से अधिक समायोजित होती हैं। वयस्क होने से पहले ही वे अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेखिका ने एक अधेड़ महिला के पास में भूरी गुलाबी पोशाक में एक जवान लड़की सविता को देखा। उसके हाथ किसी मशीन की भांति चल रहे थे। अनीश को आश्चर्य होता है कि क्या वह भारतीय महिलाओं के लिए चूड़ी की पवित्रता को समझती है। वह बगल में बैठी हुई बूढ़ी औरत की तरह दुल्हन बनेगी। खुशी से परिपूर्ण स्वर में बूढ़ी औरत लेखिका को बताती है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी एक बार भी पूरा भोजन नहीं किया है। किसी को भी यह आश्चर्य होगा कि क्या मुकेश के पिता ने वह हासिल किया जो कई लोग अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं कर पाए। उसके सिर पर छत है। फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में पैसे नहीं होने की चीख सुनाई देती है। वर्षों में कुछ नहीं बदला। वर्षों की कठिनाइयों ने अपनी आशाओं और सपनों को मार दिया है। लेखिका युवकों के एक समूह का एक सहकारी संस्था के साथ संगठित होने के लिए कहती है। तब एक भयानक सच्चाई से अवगत होती है कि अगर वे संगठित भी हो जाएं तो उन्हें पुलिस अवैध कार्य करने के लिए जेल ले जाएगी और पीटेगी। उनके बीच कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। लेखिका को फिरोजाबाद में दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं। एक तो शोषित परिवार गरीबी के भंवर में फंसा हुआ है और जिस जाति से उसका जन्म हुआ था
उसी कलंक में वे फंसे हुए हैं। दूसरा, उनका शोषण करने वाले साहूकारों, बिचौलियों, राजनेताओं, कानूनविदों, पुलिसकर्मियों, नौकरशाहियों का एक दुष्चक्र है। इन्हें इतना बोझ उत्पन्न हो गया है कि एक बच्चा उसे अपने पिता के समान स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। लेखिका को अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि जब उसे पता चलता है कि मुकेश अलग तरह से सोचता है। लड़का उम्मीद से भरा है, मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना अभी भी उसकी आंखों में जिंदा है। वह साहस करने को तैयार है। अनीस मुकेश से पूछती है कि क्या वह हवाई जहाज उड़ने के सपने भी देखता है। मुकेश नाम में जवाब देता है। वह कारों के सपनों से संतुष्ट है क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ विमान उड़ते हैं।